लेट अस सी दीज क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल है। इन फिगर शोन द थ्रेड कैन विथस्टैंड ए मैक्सिमम टेंशन ऑफ 30 न्यूटन। यहाँ पर कोई थ्रेड है और थ्रेड से हुआ यूं है कि कोई एक पेंडुलम झूल रहा है, ये है वो पेंडुलम जो झूल रहा है। अब इसको कितना वेलोसिटी दे सकते हैं? व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैन बी इंपार्टेड टू दिस 2 kg मास, इसका मास 2 kg है, विदाउट ब्रेकिंग द थ्रेड। ये थ्रेड 30 न्यूटन तक संभाल सकता है, ये 2 kg का है, मतलब 20 न्यूटन है, तो झूल रहा है आराम से। लेकिन अगर जोर से धक्का मारेंगे तो थ्रेड टूट जाता है। धक्का देने से टूटा क्यों? चलिए सोचते हैं कितना वेलोसिटी में मैक्सिमम इसको हम धक्का दे सकते हैं। हम जानते हैं कि हमें फोर्स का एनालिसिस करना है और फोर्स के एनालिसिस में हमें फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत पड़ता है। और फ्री बॉडी डायग्राम में हम सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ सेंट्रीपिटल फोर्स दिखाते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को कभी नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम सारा एक्सटर्नल फोर्स दिखा दिए तो भी दिख गया होगा कहीं ना कहीं। तो व्हाट आर द एक्सटर्नल फोर्सेस? एक टेंशन T है और एक mg है और हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाना है। धक्का दिए हॉरिजॉन्टली, बॉब इधर जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर को होगा? आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, किधर को होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर। ये तो ऐसा एक सर्किल में घूमने वाला है, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर को होगा? आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, नीचे की तरफ। कितना होगा? अब वो जितना वेलोसिटी दिए उतना ही होगा उसके हिसाब से, नहीं? हाँ, अब एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ हम स्यूडो फोर्स को दिखा चुके हैं। वी कैन अप्लाई ऑल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? T इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स सिग्मा fy इज इक्वल टू 0। T मतलब टेंशन कितना ले सकता है ये? 30 न्यूटन। उससे ज्यादा दोगे टूट जाएगा। अच्छा, mg 2g है और mv स्क्वायर बाय r, m तो 2 है, r कितना है? ये जो सर्किल में घूमेगा उस सर्किल का रेडियस क्या है? 5 मीटर इंटू v स्क्वायर। क्या हम यहां से v निकाल सकते हैं? इतना v देंगे तो इतना टेंशन होगा, इससे ज्यादा v देंगे टूट जाएगा। तो 50/2 is 25 v, 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? मैक्सिमम वेलोसिटी दे सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, उससे ज्यादा स्पीड देंगे तो ये टूटेगा, ज्यादा स्पीड देंगे तो टूटेगा। हाँ, ये भी बात सही है, ज्यादा स्पीड देंगे तो टूटेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूं। ये आंसर तो सबको समझ में आया। मान लो कि मैं इसको 5 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा दिया स्पीड। कितना दिया? 5.1। अब तो थ्रेड टूटना ही टूटना है। आपको बताना है ये जब हम 5.1 दिए, अब मालूम है कि आपको ये जो आपका पेंडुलम का बॉब है वो ऐसे ट्रैक में जाएगा। मान लो नहीं टूटता तो यहां तक चढ़ता और फिर वापस आता। अभी टूट गया तो कहां पे टूटेगा? एट दी पोजीशन ए और एट पोजीशन बी और एट पोजीशन सी। कौन सा पोजीशन पे थ्रेड टूटेगा? ए में, बी में, सी में। धक्का दे दिए, थ्रेड कहां पे टूटेगा? देखो भाई, थ्रेड तो वहीं पे टूटेगा जहां पर टेंशन सबसे ज्यादा हो रहा है। यहां पर टेंशन क्या है? mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। यहां पर टेंशन क्या है? mg का एक कंपोनेंट और v भी तो कम हो गया होगा ऊपर जाने के कारण। यहाँ पर टेंशन तो v तो 0 है, ओनली mg का एक कंपोनेंट। तो सबसे ज्यादा टेंशन कहां पे हो रहा है? T1, T2, T3 में से कौन सबसे ज्यादा टेंशन झेल रहा है? हाँ, तो धक्का देंगे तो टूटेगा, वहीं पे टूटेगा, ये नहीं कि आगे जाके टूटेगा। समझ में आया? इट विल ब्रेक राइट एट दैट पॉइंट। फाइन, आपको ये समझ में आया क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। A bucket of water is moved in a vertical circle of radius 1.6 meter. Find the minimum velocity required at highest point for which no water falls out of it. एक बकेट में आधा बकेट पानी लिए और घुमा रहे हो,
ऐसे ऐसे करके घुमाओगे तो पता चला पानी गिर नहीं रहा है। बहुत जोर से घुमाओगे तो नहीं गिरेगा, लेकिन कम से कम कितना वेलोसिटी में घुमाना चाहिए एट द हाईएस्ट पॉइंट। व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट सो दैट वाटर डज नॉट फॉल आउट ऑफ इट। अब ये जो पानी है गिरना तो पसंद करेगा लेकिन गिर नहीं रहा है। ये जो पानी है इसके ऊपर हो क्या रहा है, एक वेट आ रहा है। क्या ये जो थ्रेड है उसका टेंशन भी आ रहा है? नहीं, पानी के ऊपर क्या टेंशन है, टेंशन तो बकेट के ऊपर आ रहा है। और पानी क्योंकि v स्पीड में घूम रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स आ रहा होगा, कितना, mv²/r अपवर्ड। क्यों? क्योंकि ये तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऐसे ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो हम स्यूडो फोर्स को दिखाना चाहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखाना चाहते हैं जो कि डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, तो mv²/r हो गया। तो फ्री बॉडी डायग्राम में पानी के ऊपर क्या क्या फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स एंड स्यूडो फोर्स। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है? ओनली mg। पानी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स इस पोजीशन में क्या है? ओनली mg, और कोई फोर्स है ही नहीं। और हमें स्यूडो फोर्स दिखाना है mv²/r। अब आप कह सकते हो और नॉट फॉलिंग फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट, जो पानी है उसके ऊपर जो mv²/r आ रहा है that must be equal to mg और v must be √rg। r कितना है? 1.6 मीटर, g 10 √4 मीटर पर सेकेंड। अगर हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड होगा तो पानी नहीं गिरेगा, उससे कम स्पीड होगा आप नहा लोगे, ज्यादा स्पीड होगा तो ये घूमते रह जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। Two particles of same mass are moving in concentric circles of radii in the ratio 2:3। दो पार्टिकल concentric सर्किल में मूव कर रहे हैं। एक छोटा पार्टिकल है, एक छोटा सर्किल है, एक बड़ा सर्किल है, और दोनों सर्किल का रेडियस का रेशियो आपको दिया हुआ है। The ratio of radius of these circles is given। ये दोनों घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं? इन सर्किल्स ऑफ रेडियई r1 एंड r2। क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में दिया है कि r1/r2 इज 2:3। हाँ, और क्या दिया है? और तो कुछ नहीं दिया, दिया है कि दोनों का मास बराबर है। अच्छा, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, दोनों का मास बराबर है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सीलरेशंस। एक्सीलरेशन का रेशियो बताओ। दे आर मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। बिट नंबर 1, सेम काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ दोनों का मास बराबर है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है, मतलब सेम स्पीड। ओ, तो फिर एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला लेते हैं? v²/r। तो एक्सीलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल एंड दैट ऑफ द सेकंड पार्टिकल a1/a2 इज इक्वल टू r2/r1। r2/r1 क्या हो गया? 3/2। यस, if they are moving with same speed, same kinetic energy, their accelerations are in the ratio 3/2। when moving with same time period, दोनों का टाइम पीरियड बराबर है। आपको मालूम है सेम टाइम पीरियड मींस ओमेगा इज 2π/t, दोनों का t बराबर है, इंप्लाइज ω1 इज इक्वल टू ω2। और एक्सीलरेशन का दूसरा फॉर्मूला ω²r। अब v बराबर नहीं है कि हम v²/r को इक्वेट कर देंगे, v²/r को हम ω²r लिख सकते हैं, इंप्लाइज the accelerations are in the ratio, ओमेगा बराबर है, it will be r1/r2, that is 2:3। so when they are moving with same time period, their accelerations are in the ratio 2:3। they are moving with same kinetic energy, their accelerations are in the ratio of 3:2। क्या समझ में आया? तो फिर बताओ, they are moving in such a way that distance between them is always constant। what is the ratio of their accelerations? दोनों बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, ऑलवेज।
तो फिर क्या होगा एक्सीलरेशन का रेशियो, अभी डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब जब ये यहां से यहां पर आएगा, ये यहां से यहां पर आएगा, डिस्टेंस हरदम कांस्टेंट रहेगा, मतलब जब तक ये एक बार घूम लेगा तब तक ये भी तो एक बार घूम लेगा, मतलब दोनों का टाइम पीरियड बराबर है, टाइम पीरियड बराबर है मतलब आपको हो गए 2:3। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन। इन फिगर shown if speed of particulate P is 20 meter per second and theta is 60 degree, find radius of curvature of the path at P। ये कोई एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, पूछा P पॉइंट में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। फॉर्मूला याद दिला दें आपको, the radius of curvature of a path is given by mv square by fn। fn क्या होता था, वेलोसिटी फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, बिगिनिंग क्लासेस में हम लोग किए हैं, याद होगा। यहाँ पर m क्या है, m तो m है, दिया नहीं कुछ भी, v स्क्वायर, v तो दिया है 20 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बाय fn मतलब द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इस फोर्स को हम कहेंगे fn। लेकिन ऐसा तो कोई फोर्स है नहीं, फिर कैसा फोर्स है इसके ऊपर, द फोर्स हियर इज समथिंग लाइक दिस, और वो फोर्स क्या है, इट इज mg। ओहो ये बात है, तो हम कहेंगे कि ये जो फोर्स है Fn, वो Fn क्या है, mg का कंपोनेंट, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, दिस इज mg cos 60, सो mg cos 60, m को खा गया, 400 by 5 is 80 meter is the radius of the path, radius of the path will be 80 meter। क्या समझ में आ रहा है? Yes। A particle is moving in a circle of radius 4 meter under centripetal force of 100 Newton. What is the kinetic energy? अरे कितना सिंपल है, दिया है कि mv square by half mv square is दिया है कि mv square by r is centripetal force is 100 न्यूटन, और दिया है रेडियस is 4 मीटर, पूछा है काइनेटिक एनर्जी, क्या आप नहीं बता सकते? यस, ये तो कोई भी बता सकता है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, इट इज 100 into 4 by 2 is nothing but 200 joules। आर को इधर ले लो, समझ में आया? सिंपल है। नेक्स्ट, a small block is kept at highest point of a sphere of radius r, what minimum velocity must be given to it so that it immediately leaves the sphere। एक स्पीयर के ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है, अगर हम धीरे से इसको धक्का देंगे तो क्या होगा, वो ऐसे 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 फिसलते हुए आएगा 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 और कहीं छूट जाएगा। थोड़ा और जोर से धक्का देंगे तो यहां तक फिसलते हुए आएगा और ऐसे छूट जाएगा। बोल रहा है कि कितने जोर से फिसल जो वेलोसिटी देंगे, मिनिमम वेलोसिटी, कि तुरंत छोड़ देगा, इमीडिएटली इट विल लीव कांटेक्ट फ्रॉम द स्फीयर। अच्छा ये बात है, तो चलो देखते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम हियर। व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग, एक तो वेट होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन तो होगा ही होगा, और ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, और क्योंकि ये एक कर्व्ड पाथ में जाने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। क्या बता सकते हो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टुवर्ड्स राइट होगा कि टुवर्ड्स लेफ्ट होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर को होगा, लेफ्ट और राइट? ऊपर की तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे होगा। अब हम सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ शूडो फोर्स को दिखा चुके हैं, और बात चल रहा है कि क्या होना चाहिए स्पीड, ताकि ये अपना कांटेक्ट छोड़ देगा। फॉर लिविंग कांटेक्ट, कांटेक्ट छोड़ने के लिए आपको मालूम है कि नॉर्मल रिएक्शन हैज टू बी 0, सो mg और mv
स्क्वायर बाई आर मस्ट बी इक्वल टू mg और v मस्ट बी रूट ओवर ऑफ rg। तो ये मिनिमम वेलोसिटी चाहिए इसको कंटैक्ट छोड़ने के लिए। इससे ज्यादा दोगे तब भी कंटैक्ट छूट जाएगा, इससे ज्यादा दोगे तब भी कंटैक्ट छूट जाएगा। So the minimum velocity required to just leave the sphere is coming out to be root over rg. A small block kept on the top of a smooth sphere starts sliding from rest. Find theta at which it leaves contact. यहाँ पे कोई छोटा सा ब्लॉक रखा गया था, आपने इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। आपको क्या लग रहा है जब आप इसको डिस्टर्ब कर दोगे तो ये क्या इधर से फिसलते हुए आएगा 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 कि यहाँ पे गिरेगा? नहीं, ये तो फिसल के कुछ दूर आएगा फिर छोड़ के भाग जाएगा, छोड़ के भाग जाएगा। यहाँ पर वो स्फीयर को छोड़ के भागा, जहां पर स्फीयर को छोड़ के भागा उस पोजीशन के साथ ये पोजीशन का एंगल है थीटा। पूछा है थीटा बताओ, क्या डाटा दिया? डाटा में कुछ नहीं दिया, ना रेडियस ना मास ना कुछ नहीं दिया। एक क्वेश्चन जिसमें कोई डाटा नहीं, खत्म। पूछा है कितना एंगल पे छोड़ेगा, मतलब इसकी जो आंसर आएगा उसको आपको याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दैट आंसर, ओके। चलिए हम A to P की बात करते हैं। A to O क्या हो गया, A to P की बात करेंगे। सॉल्यूशन थोड़ा ध्यान से देखना, फिगर को मैं बदल देता हूं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं फिगर को। ये है फिगर, हमें मालूम नहीं है कि ये जो स्फीयर है उसको ये ब्लॉक कितना वेलोसिटी में छोड़ रहा है। सारा चीज अस्यूम कर लेते हैं, जो चाहिए अस्यूम करें। मान लो कि जब वो कंटैक्ट छोड़ेगा तब उसका स्पीड भी था। A to P मोशन तो नीचे तो आया है, मतलब देयर इज ए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, देयर मस्ट बी सम गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप कहोगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? यहाँ से चलना शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, मान लो कि यहाँ पर आते आते स्पीड बन गया है v, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ हाफ mv स्क्वायर। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh कितना नीचे आया है? ओ इतना नीचे आया, यही तो h है। इट इज mgh। h मतलब ये पूरा चीज r है और ये पूरा चीज r cos थीटा है। तो कितना नीचे आया? mg r माइनस r cos थीटा। तो फिर mv स्क्वायर बाई r का वैल्यू क्या हो गया? r डिवाइड कर दिया, 2 को इधर ले लिया, 2mg इंटू 1 माइनस cos थीटा। अच्छा ये बात है। अब P पॉइंट में ये कंटैक्ट छूट गया, कंटैक्ट छूट गया मतलब लेट अस सी व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट एट पॉइंट P। P पॉइंट में इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं? एक तो है उसका वेट नीचे की तरफ, क्या है वो? mg। और क्या है? एक नॉर्मल रिएक्शन, ये है एक नॉर्मल रिएक्शन। और क्या है? और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये ऐसा एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो पक्का ऐसे होगा mv स्क्वायर बाई r। समझ में आया क्या? mv स्क्वायर बाई r इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं। नेट फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन इज 0, नेट फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन इज 0। आप कहोगे एट P नेट फोर्स along radial direction is 0, क्योंकि वो तो छोड़ के नहीं जा रहा है। तो आप कहोगे इधर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इधर का फोर्स। इधर को क्या फोर्स है? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, mg cos थीटा जो कि अंदर की तरफ है, दैट मस्ट बी इक्वल टू बाहर की तरफ होने वाली फोर्स n प्लस mv स्क्वायर बाई r।
फॉर लिविंग कांटेक्ट, ये कांटेक्ट छूट जाएगा पी पॉइंट में, तो आप क्या कहोगे, n इज इक्वल टू 0, n 0 हो गया, कांटेक्ट छूट जाएगा मतलब n हो गया 0। अगर n 0 हो गया तो mg cos थीटा इज mg स्क्वायर पे है कि नहीं। आप कहोगे mg cos थीटा इज mv स्क्वायर बाई r। हाँ ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जब वो कांटेक्ट छोड़ रहा है तब उसका नॉर्मल रिएक्शन इज 0, उसका नॉर्मल रिएक्शन 0 है। सो क्या मिला, mg cos थीटा इज इक्वल टू n तो 0 हो गया है, mv स्क्वायर बाई r, और mv स्क्वायर बाई r थोड़ी देर पहले निकाले थे, इट वाज 2mg इंटू 1 माइनस cos थीटा। ओ सो इंटरेस्टिंग टू नोट कि सारा mg एक दूसरे को खा गए। क्या मिला, cos थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos थीटा, और cos थीटा इज 2/3, थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 2/3, cos थीटा इज 2/3 एंड थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 2/3। ये याद रखना है कि cos थीटा इज 2/3। ये एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, चालू टाइप का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। आप याद रखो कि मान लो कि यहाँ पे कोई एक हेमिस्फेरिकल बाउल रखा था, ये हेमिस्फेरिकल है और इसका रेडियस r दिया है, यहाँ पर कोई एक छोटा सा ब्लॉक रखा था, इसको डिस्टर्ब कर दिए, वो आएगा ऐसे करके यहाँ से कांटेक्ट छोड़ेगा। एट व्हाट हाइट इट लीव्स कांटेक्ट, you are asked to calculate the height. You know the height can be very easily calculated if you remember the answer. क्या आंसर था कि this angle was थीटा, आप जानते हो, for living contact cos थीटा is 2/3। तो फिर ये कितना हाइट में कांटेक्ट छोड़ेगा, ये r है तो ऑब्वियसली ये एंगल थीटा है, तो h is so height at which it leaves contact is equal to कितना है, it is r cos theta, that is 2r/3, क्योंकि cos theta 2/3। मतलब एक क्वेश्चन का आंसर को हम लोग दूसरे क्वेश्चन के साथ फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही एक चालू टाइप का फॉर्मूला है। इस किस्म की फॉर्मूला को कहते हैं डिराइव्ड फॉर्मूला। कोई क्वेश्चन अगर बहुत पॉपुलर हो जाता है तो उसका आंसर को फॉर्मूला टाइप का ले लेते हैं और उसी के ऊपर क्वेश्चन डाल देते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर क्वेश्चंस। ठीक है, 2r/3 रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो। दे में आस्क यू, दिया है कि रेडियस इज मान लो कि 30 मीटर, व्हेन इट लीव्स कांटेक्ट व्हाट इज द वेलोसिटी। लीव्स कांटेक्ट मतलब यहां से 20 मीटर हाइट में कांटेक्ट छोड़ेगा, मतलब 10 मीटर गिरा होगा, वेलोसिटी क्या होगा, √2g10, खत्म, 10√2 मीटर पर सेकंड। यू कैन यूज द फॉर्मूले। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हाँ, इट्स वन ऑफ ए वेरी इंपोर्टेंट डिराइव्ड फॉर्मूला। इसको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। A pendulum is suspended in a car. The car is moving in a circle of radius r with speed v. Find the angle made by the thread of the pendulum to vertical. कोई पेंडुलम कार में झूल रहा है और कार सर्कुलर पाथ में जा रहा है। मैं अगर एक पेंडुलम को ऐसे पकड़ के गोल गोल सर्किल में भागूंगा, ऐसा सर्कुलर पाथ में मैं भागूंगा, क्या मेरा पेंडुलम तब भी वर्टिकल रहेगा? नहीं, टेढ़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं एक्सीलरेट करता सीधे रास्ते में तो पेंडुलम पीछे की तरफ होता, अपोजिट टू एक्सीलरेशन। जब मैं गोल गोल भाग रहा हूं तब मेरा एक्सीलरेशन इधर को है, तो पेंडुलम के ऊपर स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ होगा। मैं अगर ऐसा एक पेंडुलम को लेकर भागूंगा तो पेंडुलम बाहर की तरफ टेढ़ा हो जाएगा। पूछा है बाई व्हाट एंगल टू दी वर्टिकल, बाई व्हाट एंगल टू दी वर्टिकल।
सोचो ये पेंडुलम कार का अंदर वाला, जिसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स आ रहा है और एक वेट आ रहा है, पक्का एक टेंशन आ रहा होगा। बाहर की तरफ कौन सा फोर्स आ रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। T and mg are the external forces, mv square by r is the centrifugal force। तो एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखा दिए, तो हम तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं। वी कैन अप्लाई ऑल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। हम ऑल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं। तो आप कहोगे कि T का अपवर्ड कंपोनेंट, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो आप कहोगे सॉल्यूशन में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम यू सी T sin थीटा इज इक्वल टू इधर वाला फोर्स इज इक्वल टू इधर वाला फोर्स mv स्क्वायर बाई r। T cos theta upward force is equal to downward force, और tan theta is equal to v square by rg, और theta, that is what you wanted to find out, is tan inverse of v square by rg। yes, ये बात समझ में आया। If the car is moving in a circular path, the pendulum will make an angle tan inverse of v square by rg to vertical। ठीक है। Now you see here is a horizontal disc. It is rotating about its own axis with an angular velocity omega. A horizontal disc is rotating about its vertical axis with angular speed omega. A small block at a distance r from axis is at rest with respect to disc. ये ब्लॉक यहाँ पे बैठा हुआ है। Find mu on the disc. कोई डिस्क के ऊपर ब्लॉक बैठा है और डिस्क घूम रहा है, तो ब्लॉक भी तो घूम रहा है। If the block is not sliding with respect to the disc, तो ब्लॉक भी घूम रहा है। तो ब्लॉक भी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो क्या बता सकते हो ब्लॉक के ऊपर क्या क्या एक्सटर्नल फोर्सेस है? एक तो हुआ वेट, दूसरा हुआ नॉर्मल रिएक्शन, और देयर मस्ट बी सम फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि म्यू दिया है। आउट ऑफ दीस थ्री फोर्सेस व्हिच फोर्स इज बिहेविंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि वेट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? दोनों टुवर्ड द सेंटर नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो कम से कम क्या फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू क्या होना चाहिए, मतलब उससे कम हो जाएगा, ये नहीं घूमेगा, मतलब फिसल जाएगा। इसका मतलब अभी फ्रिक्शनल फोर्स, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम म्यू, द फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। क्या लिखना है? एट मिनिमम म्यू, फ्रिक्शनल फोर्स इज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू, और फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू एम जी। सो म्यू एम जी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर। म्यू हो गया ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, म्यू हो गया ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। ओके, आया समझ में? A smooth horizontal disc was rotating about its vertical axis with angular speed omega। अब कोई डिस्क है, ये अपना vertical axis में घूम रहा है with angular speed omega। ठीक है, स्मूथ horizontal disc है। हमें कोई छोटे से ब्लॉक को यहाँ पर r डिस्टेंस में डाल दिए। A small block was gently dropped on it at a distance r. The block will be thrown outwards, thrown inward, rotate with the disc, none। क्या होगा? कोई डिस्क घूम रहा था, उसके ऊपर हम छोटा सा एक ब्लॉक डाल दिए, क्या होगा उस ब्लॉक का? बाहर की तरफ फेंका जाएगा, अंदर की तरफ फेंका जाएगा, डिस्क के साथ घूमेगा, और क्या होगा? अरे भाई, डिस्क की तरफ घूमने के लिए या बाहर की तरफ फेंके जाने के लिए या फिर अंदर की तरफ फेंके जाने के लिए यू नीड ए हॉरिजॉन्टल फोर्स। इज देयर एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स हियर? नो। तो जहां डाल दोगे वहीं रहेगा, उसके नीचे डिस्क फिसलते रहेगा, द डिस्क विल स्लिप
below the block and the block will be at rest at the same vertical position. तो आंसर हुआ नॉन। समझ में आया क्या? इज इट अंडरस्टूड? ये क्वेश्चंस, ए बॉब वाज रिलीज्ड फ्रॉम ए पोजीशन ए। पोजीशन ए कौन सा है? यहां से बॉब को गिरा दिया गया। व्हाट इज टेंशन इन थ्रेड व्हेन इट इज एट लोएस्ट पॉइंट? यहां से छोड़ेंगे तो ये ऐसे होते हुए आएगा, जब यहाँ पे पहुंचेगा थ्रेड में टेंशन क्या है? कुछ डाटा दिया नहीं है, खाली मास इसका दिया है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेगुलर क्वेश्चन अवेलेबल इन मेनी बुक्स। आंसर को भी याद रख लेना है आपको, क्योंकि इसका आंसर के चलते आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे। सपोज द थ्रेड लेंथ इज एल। सॉल्यूशन ऐसे देखेंगे, when it moves from A to B motion में there is a loss in potential energy, so you say the gain in kinetic energy is equal to loss in potential energy। अगर यहाँ से रिलीज किया गया है तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, द काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल हियर, सो यू से इट इज हाफ mv²। कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ? अगर ये L नीचे आया है तो mgl, तो यहाँ से हमें मिला mv²/L इज इक्वल टू 2mg। मैं भी नहीं निकाल रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी से सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अब मुझे पता करना है टेंशन, तो टेंशन के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम करना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन डायनामिक्स चैप्टर में जब हम फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, व्हाट आर द फोर्सेस वी शो? ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एंड द स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीफ्यूगल। ये सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कभी नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि सारा एक्सटर्नल फोर्स अगर दिखा दी उसके अंदर कोई ना कोई तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, है ना? तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एक टेंशन है यहाँ पर एक टेंशन है एज एन एक्सटर्नल फोर्स, एक mg है एज एन एक्सटर्नल फोर्स, और इसके अलावा और कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मतलब हमें बस स्यूडो फोर्स को दिखाना है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, which is radially away from the center, magnitude is mv²/r। तो ये सेंटर है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा, कितना? mv²/r। r मतलब l, बिकॉज इट इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस l। तो आप कहोगे फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ हम स्यूडो फोर्स को दिखा चुके हैं, तो वी कैन अप्लाई कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 मींस T इज इक्वल टू mg प्लस mv²/L, और mv²/L का वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, इट कम्स आउट टू बी 3mg। कितना सिंपल है? द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट विल बी 3mg। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए बॉब इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए व्हाइल पासिंग थ्रू बी, इट्स एक्सीलरेशन इज इन व्हिच डायरेक्शन? पॉइंट ए से कोई बॉब को गिराया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, अब ये ऐसे करते हुए आया, जब वो इधर से जा रहा था थ्रू पॉइंट बी, उसका एक्सीलरेशन क्या था? When I talk about acceleration, I talk about the net acceleration. In fact, जब वो इधर से जा रहा होगा तो आप देखोगे उसका कुछ स्पीड तो होगा, उस स्पीड के चलते उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होगा, और क्योंकि वेट का कोई एक कंपोनेंट है जो कि इसको इधर खींच रहा है, तो देयर विल बी ए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, देयर विल बी ए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एज वेल एज ए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दोनों का रिजल्टेंट। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैसा है? यू सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्योंकि mg का एक कंपोनेंट इधर को खींच रहा है और इधर को खींच रहा है, इधर को खींचने वाला उसको एक्सीलरेट करवा रहा है, सो दिस गिव्स यू द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन कैसा है? रेडियल एक्सीलरेशन इज इन सम डायरेक्शन लाइक दिस, v²/r हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, v²/r ये हो गया रेडियल एक्सीलरेशन। अब इसके पास दोनों एक्सीलरेशन है,
ये दोनों एक्सीलरेशन का वैल्यूज मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा डायरेक्शन में होगा, ये हो जाएगा नेट एक्सीलरेशन। नाउ यू सी व्हिच फिगर इज लुकिंग टू बी करेक्ट। द करेक्ट फिगर इज बी। करेक्ट फिगर इज बी। ठीक है, करेक्ट फिगर इज बी। अगर आपको पूछा गया बताओ व्हाट इज द एक्चुअल एक्सीलरेशन, ऑफ कोर्स वी कैन डू। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज v व्हेन इट इज कम डाउन बाय ए एंगल थीटा। जब ये थीटा नीचे एंगल आ गया है तो कितना नीचे आया है, ये लेंथ को l मानो, दिस लेंथ इट हैज कम डाउन, ये लेंथ कितना है l sin थीटा। फिर निकालो व्हाट इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एंड कॉरेस्पॉन्डिंग गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इट। Once you get the value of v, you can find out v square by r, and this quantity is mg sin theta. दोनों g sin theta, the acceleration is g sin theta, this is v square by r. इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, you will get the net acceleration. ठीक है, क्या मैं समझा पा रहा हूं? Yes, sir. हाँ, तो आंसर हो गया b. Net acceleration will be in the direction of b. Next question. The bob of a conical pendulum is revolving in a horizontal circle of radius 3 मीटर। कोई conical pendulum है, वो एक horizontal सर्किल में घूम रहा है जिसका रेडियस है 3 मीटर। ऐसा है वो conical pendulum, दिया गया है कि ये रेडियस है 3 मीटर, है ना, और दिस इज व्हाट इज द bob, यहां से सस्पेंड किया गया है। Length of the thread is 5 meter. This length is 5 meter. This radius is 3 meter. And पूछा क्या है बताओ? मास दिया है 6 kg. Mass of the bob is 6 kg. Find angular speed. क्या आपको याद है एंगुलर स्पीड निकालने वाली जो फॉर्मूला था वो क्या था? क्या था सॉल्यूशन में? याद रखियोगे, एंगुलर स्पीड इज रूट ओवर ऑफ, क्या था? भूल गए, याद करो। हाँ, रूट ओवर ऑफ g by h। भूलना मना है क्योंकि यू हैव वेरी लेस टाइम फॉर रिवीजन, पूरा तैयार होके आना है। ठीक है, रूट ओवर ऑफ g by h। h कितना है यहाँ पर भाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h हियर? देखो तो ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो h इज 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होल रूट ओवर दैट इज 4 मीटर। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी मिल गया, इट इज g by 4 का रूट ओवर। डाल देंगे वैल्यू बाद में। टेंशन इन द थ्रेड, टेंशन इन द थ्रेड निकालने के लिए, फोर्स निकालने के लिए वी हैव टू मेक यूज ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम देखना है तो फ्री बॉडी डायग्राम में वी हैव टू शो ऑल फोर्सेस लाइक weight, tension and centrifugal force. Centrifugal force is directed away from the center like this. और हमें मालूम है कि जो हमारा टेंशन है, that tension is making some angle theta here. तो आप क्या कहोगे? सिग्मा Fy is equal to 0। क्या देगा? अपवर्ड फोर्स T cos थीटा, डाउनवर्ड फोर्स mg। ये डाउनवर्ड फोर्स है, ये अपवर्ड फोर्स है, तो ये अपवर्ड फोर्स है T cos थीटा। हमें क्या पूछा था? टेंशन। तो टेंशन क्या हो जाएगा? mg by cos थीटा। बट व्हाट इज cos थीटा हियर? क्या कोई मेरा मदद करेगा? ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, cos थीटा इज 4/5 नहीं, सो आप कहोगे T इज 5 mg by 4। m का वैल्यू तो दिया गया है 6 kg, डालो, इट इज कमिंग आउट टू बी 300 by 4 इज 75 न्यूटन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। लेकिन v तो मालूम नहीं है, v मालूम नहीं है तो क्या हुआ? ये घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 मीटर। क्या हमें यहाँ से भी नहीं मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। ठीक है सर, निकालते हैं। हाँ बोलिए।
सर ये टेंशन निकालने का टाइम हम लोग T इक्वल टू एम जी को इस तरह क्यों नहीं कर सकते? T इक्वल टू एम जी कॉस थीटा क्यों नहीं कर सकते? एनीवन वांट्स टू आंसर? ही वांट्स टू से T इक्वल टू एम जी कॉस थीटा क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन क्यों एम जी कॉस थीटा खाली करेंगे? अगर आप कहेंगे इधर का फोर्स इजल को इधर का फोर्स, तो इधर को सिर्फ एम जी कॉस थीटा है क्या? इसका कंपोनेंट नहीं है। बोथ ऑफ देम आर देयर, दोनों को निकाल के करोगे तो हो जाएगा। आप कहोगे एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये कौन सा फोर्स था? एम ओमेगा स्क्वायर आर, नहीं एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, तब होगा। हाँ, तो बात चल रहा था ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला जाए? कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हाफ एम वी स्क्वायर है, थोड़ा बाबा साहब आप इधर रहिए, बहुत बढ़िया, शांत रहिए। अब देखिए इधर काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, जबकि v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, सो इट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। और यहाँ पे आपका मास तो 6 kg है, सो इट इज 1/2 6 ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा इज ऑलरेडी नोन टू अस, रूट ओवर ऑफ g/4, स्क्वायर इज g/4, आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। बस खत्म, काम बन गया। और क्या रखा है? इतने में तो काम बन गया हमारा। निकालो कितना आ रहा है ये? इट इज 330/4 इंटू 9, 270/4, 135/2 इज 67.5 जूल्स। क्या चीजें समझ में आया? Yes, sir. Okay, next question. A pendulum is moving in a vertical circle of radius 4 meter. Mass of bob is 2 kg. If tension at lowest point is 160 Newton, find the tension at highest position. कोई पेंडुलम ऐसे घूम रहा है बाय ए थ्रेड इन ए वर्टिकल सर्किल। मैं आपको बताया था कि when it is moving in a vertical circle, this formula is not available in most of the books. वो फॉर्मूला ये है, मैं बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का टेंशन, यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन में क्या रिलेशन है। आपको याद होगा, अगर नहीं याद होगा तब भी लिख दो, किसको पता नहीं चलेगा। We know that, नहीं क्या? T1 minus T2 is equal to T2 minus T3 is equal to कितना है? 3mg। मतलब T1 minus T3 is 6mg, मतलब T3 is T1 minus 6mg। ओ, काम खत्म हो गया। T1 कितना है? T1 is 160 न्यूटन लोएस्ट पॉइंट में, माइनस 6m कितना दिया है? 2 kg into g, so it is coming out to be 40 न्यूटन। समझ में आया? These are all very important numericals. Is it understood? Yes, sir. Yes. Now you see this question. In each case, the particle enters the vertical circular hoop with a large velocity u. मतलब है ऐसे जाएगा, ऐसे फेंका जाएगा, इधर भी ऐसे जाएगा, ऐसे फेंका जाएगा। Out of A and B, where the normal reaction is more on particle, A और B में से कहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है? हाँ, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे ज्यादा है? A पे ज्यादा है कि B पे ज्यादा है, ये पूछा गया। You observe the figure, क्या दिया है देखो तो, यहाँ पर ऐसे थोड़ा बड़ा रेडियस का दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा कम रेडियस का दिख रहा है। क्लियरली दिख रहा है कि स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। अच्छा बताओ, जब हम यहां से कोई मास को फेंकते हैं u वेलोसिटी में, a में भी पहुंचेगा, b में भी पहुंचेगा, तो आप क्या कहोगे? व्हाट विल से, कहां पे वेलोसिटी ज्यादा है? वेलोसिटी एट a इज मोर और वेलोसिटी एट b इज मोर।
क्योंकि जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। और आपको फिगर में क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों का हाइट बराबर दिया गया है। यू क्लियरली सी द हाइट इज लुकिंग सेम। ओहो, you see that the height is looking same for both of them। मतलब दोनों ही केस में बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, तो देयर इज बराबर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बराबर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज सेम, दैट मींस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज सेम। इसका मतलब VA इज इक्वल टू VB। क्या ये चीजें समझ में आया? अभी अगर हम हाइट पॉइंट में नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे, I have to show all external forces and the pseudo force। एक्सटर्नल फोर्सेस में है कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि ये स्फीयर इस ब्लॉक के ऊपर डाल रहा है, जो कि ऐसा है, और एक वेट है जो कि नीचे की तरफ है, और क्योंकि वो ऐसे घूम रहा है तो देयर इज ए स्यूडो फोर्स mv²r which you call as the centrifugal force। Now what is the normal reaction? As shown in figure, the normal reaction sigma Fy is equal to 0। मतलब normal reaction is nothing but mv²r minus mg। हाँ जी बोलिए। VA इक्वल टू VB ना? हाँ बोले तो V इक्वल VB, लिखते वक्त ऐसे लिखे, तुम लोग कुछ बोले नहीं, हम सोचे चलो ठीक है चल रहा है, V इक्वल VB है। इज इट ओके? अरे मैं VA इक्वल VB लिखते वक्त ना इधर रेडियस को देख रहा था, तो क्या हुआ, एक रेडियस दूसरे से ज्यादा है वो समझाया, इधर डाल दिया ग्रेटर देन, जबकि मैं बोला VA इक्वल टू VB। सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। इनफैक्ट वी वर्क एट माइंड लेवल। माइंड नहीं है तो फिर तो सब कुछ गड़बड़ है। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv²r माइनस mg। N इज इक्वल टू mv²r माइनस mg। अच्छा, तो अगर हम कहेंगे Na, ये कहाँ है, A कहाँ है, A कहाँ है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। चलो हम कहेंगे इट इज N एट A mv²R। N at A is mv²R minus mg। सिमिलरली क्या कहोगे, NB क्या हो जाएगा, NB is mv²r नहीं माइनस mg। अब क्लियरली देखिए कौन बड़ा है, स्मॉल r तो छोटा है तो mv²r बड़ा है, mv²r बड़ा है तो NB is more। तो क्या पता चला, NB is more than Na। हाँ यस, ये आ गया, NB is more than Ma। ये चीज समझ में आया। क्या चीजें मैं समझा पा रहा हूं? Yes sir। हाँ, तो क्यों ऐसे हुआ, दैट इज बिकॉज कैपिटल R इज लुकिंग मोर देन स्मॉल r। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए पार्टिकल released from A keeps moving in a vertical circle, find minimum h/r required। यहाँ से कोई पार्टिकल को छोड़ा गया तो वो पार्टिकल यहाँ से आया, स्विंग करके ऐसे घूम के फिर घूमने लगा, क्लुक 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 क्लुक। अब पूछा ये है h/r का रेशियो क्या होना चाहिए। पहले मिनिमम वैल्यू पूछा, यहाँ पर व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड, minimum U required at the lowest point, √5gr। हाँ, at lowest point is equal to √5gr। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आते आते इतना वेलोसिटी कम से कम होना चाहिए। मतलब अगर A टू B की मोशन करेंगे, A टू B का मोशन करेंगे, जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू
लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। कितना लॉस हुआ, नीचे आया है, कितना नीचे आया है, यहां से यहां पर, मतलब h। गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर मतलब 5gr। चलिए मारपीट करिए, क्या मिला, h/r इज इक्वल टू 2.5। सो कम से कम ये रेशियो होगा तो घूमेगा, इससे ज्यादा होगा तब भी घूमेगा। क्या ये बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है, सबको समझ में आया ये वाला? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है और उसमें एक सर्कुलर ग्रूव है। इन फिगर शोन द पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस r। फाइंड मिनिमम u एट द लोएस्ट पॉइंट। क्या ये केस को आप इमेजिन कर पा रहे हो? यहाँ पर एक ग्रूव बना है ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पर धक्का दोगे तो ये चढ़ेगा, ऐसे क्लुक क्लुक ऐसे करके ऊपर चलेगा। पूछा है बताओ व्हाट इज द मिनिमम u रिक्वायर्ड। थिंक ऑफ द केस, क्या ये पार्टिकल हाइट पॉइंट से गिर सकता है? ग्रूव के अंदर जा रहा है, क्या ये हाइट पॉइंट से गिर सकता है? नहीं, हाइट पॉइंट से गिर नहीं सकता। ओह, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम धक्का देंगे, चढ़ेगा, आके यहाँ रुक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, तो पहले देखो कि यहाँ तक पहुंचाने के लिए क्या वेलोसिटी चाहिए। यहाँ तक पहुंचाने के लिए इसको कितना ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। क्या बता सकते हो व्हाट विल बी द हाइट टू व्हिच इट इज गोइंग? ये एंगल 30 डिग्री है, जस्ट इमेजिन करो ये इंक्लाइंड प्लेन है, लेंथ इज 2r, ये कैसा इंक्लाइन है 30 डिग्री वाला, तो ये कितना ऊपर गया होगा 2r sin 30, है ना? कितना है ये मतलब हम धक्का देके इसको यहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ये तो देखो, तो अब हमें कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है कि ये A से B तक चले जाएगा। to make the particle reach point B। अरे तुम कहाँ ऐसे हो रहा है? ओके, देख लिया जाएगा। So to stop at B, velocity required at A, velocity required at A is equal to u। चलो ये मानते हैं, हम लोग सब कुछ मान सकते हैं। Let velocity required to stop at B is this। तो A to B मोशन में आप क्या कहोगे? A to B मोशन में आप कहोगे कि जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना होगा? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। हम u वेलोसिटी में फेंकेंगे, ऊपर जाके रुकेगा, कितना ऊपर जाके? r, तो आप कहोगे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ mgr, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जितने में फेंके थे सारा खत्म हुआ, इसीलिए तो रुका। मतलब u क्या है? रूट ओवर ऑफ u क्या है? u इज इक्वल टू, देखो u इज कमिंग आउट टू बी रूट ओवर ऑफ 2gr। इतना वेलोसिटी देंगे ऊपर रहेगा जाके, कितना वेलोसिटी देने से घूमते रहेगा बताओ? व्हाट वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड टू कीप इट रोटेटिंग इन द ग्रूव? थोड़ा सा ज्यादा वेलोसिटी नहीं, थोड़ा सा ज्यादा अगर वेलोसिटी दे देंगे तो बी में आने के बावजूद ये रेस्ट में नहीं रहेगा। रेस्ट में नहीं रहेगा मतलब कुछ वेलोसिटी रहेगा, फिर फिसलते हुए आएगा और फिर चलते रहेगा, है ना? तो आप कहोगे what is the minimum velocity required to rotate in a vertical in the circular groove? You say it should be slightly greater than, जस्ट मिनट, थोड़ा जगह की कमी हो रहा है, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। यस, चल भैया तू इधर, हाँ
yes. So required velocity at A to keep moving is slightly greater than root over of 2GR. 2GR से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो घूमते रहेगा। क्या चीजें समझ में आया? कितना मस्त है ना, मैं जो भी समझाता हूँ समझ में आ जाता है। बनाने के लिए देता हूँ तो बनता नहीं। कितने लोगों का बन गया था ये क्वेश्चन? हाँ, मतलब समझदार लोग तो है लेकिन कर नहीं पा रहे। चलिए अगला क्वेश्चन पक्का की हो गया। आप लोग देखो तो ये क्वेश्चन क्या है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अरे खुल जा। हाँ, ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर कुछ एक वाल जैसा चीज रखा है। क्या रखा है? मैं थोड़ा फिगर में चेंजेस ले आता हूँ, यू विल बी एबल टू सी। ये कोई एक वाल जैसा चीज है ऐसा, ठीक है, वाल जैसा चीज है। यहाँ से कोई थ्रेड को बांधा गया। अब ये जो थ्रेड को यहाँ से बांधा गया है उस थ्रेड को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट मिनट। अब इसको यहां से छोड़ा गया, ये ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया यहां तक आया। यहां पर आने के बाद क्या हुआ? ये यहां पे फंस गया और इधर से जाने लगा। बोल रहा है फंसने की तुरंत बाद, बताओ फंसने की तुरंत बाद क्या होगा उसका? टेंशन, टेंशन इन द थ्रेड। फंसने की तुरंत बाद, फंसने की तुरंत बाद टेंशन क्या होगा? अच्छा ऐसे करते हैं, just before touching the wall, टेंशन क्या है? टेंशन क्या है? इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2L। तो आप कहोगे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा, कुछ तो वेलोसिटी होगा। टेंशन इज इक्वल टू mv² बाय 2L प्लस mg। नहीं, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा mv² बाय 2L हो गया नीचे की तरफ। ओके, ये थोड़ा जगह की कमी है, इसको भगाते हैं यहाँ से, बन जाए। यस, जस्ट आफ्टर इट कम्स इन कांटेक्ट। हाँ, बताओ फंसने से जस्ट पहले उसके फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखा जाए तो कैसे दिखेगा? इट वाज mg नीचे की तरफ है और mv² बाय 2L भी नीचे की तरफ है, नहीं? और ये है टेंशन। अच्छा, हाफ mv² क्या है? इट इज mg12। हाफ mv² इज हाफ mv²। जो काइनेटिक एनर्जी गेन किया है यहां से यहां तक आके वो कितना है? इक्वल टू द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। वो यहां से आया, यहां पर आया, जब यहां पर आया कुछ वेलोसिटी था, कितना काइनेटिक एनर्जी गेन किया? हाफ mv²। दैट मस्ट बी इक्वल टू द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब mg2L, mg2L। तो देखो तो टेंशन क्या हो गया यहाँ पे? टेंशन इज कमिंग mv² बाय 2L प्लस mg। और शायद आपको याद होगा mv² बाय 2L का वैल्यू क्या हो गया? 2mg और ये हो गया 3mg। समझ में आया क्या? ये अभी थोड़ी देर पहले किए थे क्वेश्चन। यहां से गिरेगा, यहां पर पहुंचेगा, टेंशन होगा 3mg, मालूम था। फंसने के बाद जस्ट आफ्टर टचिंग, टच करने की तुरंत बाद, आफ्टर टचिंग, जस्ट आफ्टर टचिंग दी वॉल, वॉल को टच करने के बाद क्या हुआ? अभी हाल तो वही है, क्योंकि टच करने से पहले अगर स्पीड था, टच करने के बाद भी स्पीड ही वही रहेगा। इतना जल्दी स्पीड थोड़ी बदलता है, तो भी ही रहेगा। बट नाउ द टेंशन इज समथिंग डिफरेंट, कॉल इट T'। अब वेट है नीचे की तरफ और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो नीचे की तरफ है।
but now it is moving in a circle of radius L. पहले था radius 2L, अब है radius L, mv square by L। क्या मेरी बात समझ में आया? क्योंकि L लेंथ का थ्रेड फंस गया ना इसमें, ये 2L था, L लेंथ का थ्रेड फंस गया, बाकी L लेंथ को लेके सर्कुलर पाथ में जा रहा है। तो आपको क्या कहोगे? T dash is mg plus mv square by L। mg तो mg है, mv square by L क्या हो जाएगा? देखो तो mv square by L is 4mg। mv square by L, ये डायग्राम को देखिए, इक्वेशन 1 को देखिए, mv square by L क्या हो जाएगा? mv square by L हो जाएगा 4mg, so it is coming out to be 5mg। इस इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन 1 से mv square by 2L, हाफ mv square इक्वल टू mg into 2L, तो mv square by L, L को इधर लाइए, 2 को इधर लीजिए, mv square by L is 4mg, तो 4mg plus mg is 5mg। तो टच करने से पहले जो वेलोसिटी था वो 3mg था, टच करने के तुरंत बाद जो वेलोसिटी है वो 5mg है। क्या मेरी बात समझ में आया? यहाँ पर टच करने से पहले क्या हुआ पूछा नहीं था, मैं निकाल दिया, ठीक है। जब बिफोर एंड आफ्टर इट कम्स इन कांटेक्ट विद पॉइंट P ऐसे लिखते तो दोनों बिट का वैलिड आंसर होता। मैं सिर्फ अकेला इसको देना चाहता था। क्या समझ में आ रहा है? पूरा समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। A rod is rotating in a horizontal circle with angular speed omega। ये कोई एक रॉड है जिसका लेंथ दिखाया गया L है और ये घूम रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड में। An insect of mass m has to work from B to A। कोई कीड़ा जिसका मास m है वो चलते चलते B से A तक आएगा। Find minimum work done by insect। मिनिमम वर्क डन मतलब धीरे धीरे आएगा, जोर से आएगा तो काम करने के साथ साथ वो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी गेन करेगा, एंड व्हाट एवर इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज अगेन द वर्क डन ऑन इट, तो एडिशनल वर्क हो जाएगा। आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है विथ मिनिमम वर्क, तो कैसे करोगे? धीरे धीरे जाओगे, जोर से दौड़ के जाओगे तो वर्क तो उतना हुआ ही हुआ, साथ साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर गया, तो मिनिमम वर्क का मतलब हुआ वो धीरे धीरे आएगा। सो ये चीज समझ में आना चाहिए। फॉर मिनिमम वर्क it has to crawl slowly, has to crawl slowly from A to B। हाँ, ये बात समझ में आया, A to B इसको धीरे धीरे जाना। जब धीरे धीरे जा रहा होगा और यहाँ से कुछ x डिस्टेंस में होगा, तब उसको कोई एक फोर्स है जो रोक रहा है। कौन है वो फोर्स? That force is nothing but the centrifugal force which is trying to stop it, और उसके अगेंस्ट में उसको आना पड़ेगा। क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? m ओमेगा स्क्वायर x। हम कहेंगे the centrifugal force is m ओमेगा स्क्वायर x, और m ओमेगा स्क्वायर x। That means उसको आगे जाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा जो m ओमेगा स्क्वायर x का इक्वल एंड अपोजिट होगा। ज्यादा फोर्स लगाने से नहीं आ पाएगा क्या? ज्यादा फोर्स लगाने से भी आ पाएगा, बट द वर्क डन विल नॉट बी मिनिमम वर्क डन, मोर फोर्स मोर वर्क, उसको मिनिमम वर्क करना है। ये जो मिनिमम मैक्सिमम रहता है क्वेश्चंस में ना, ये चीज को ध्यान देना, मिनिमम वर्क। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एट एनी डिस्टेंस x from A, what is the force? m omega square x। Oh, the force is linearly varying with the displacement. How we calculate the work done? Initial force plus final force into by 2, that is the mean force into displacement। तो आप क्या कहोगे? इनिशियली इसके ऊपर क्या फोर्स था जब वो यहाँ पे था? कितना था? m ओमेगा स्क्वायर l। फाइनली वो यहाँ पे आ गया है F2। नाउ x is 0, जब वो यहाँ पे होगा उसके ऊपर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगा, so it is 0। so what is the mean force?
it is F1 plus F2 by 2 is m omega square L by 2. This is the mean force. What is the displacement of the insect? Displacement is L. यहाँ से यहाँ पर L डिस्टेंस आया है, रॉड का लेंथ L है. Then what is the work done? Oh, so simple. It is the minimum mean force into displacement. Mean force into displacement के लिए आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है. Mean force into displacement gives you the answer. So the work done is equal to mean force into displacement. ये चीज सबको आता है. अब निकालिए क्या आ रहा है आंसर. इट इज कमिंग हाफ m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर. हाफ m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर इज द वर्क डन. ठीक है. The work done is half m omega square L square. हाफ m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर. थोड़ा रुकिए. इसको करने की और भी एक दूसरा तरीका था जिसमें शायद हम और भी कम समय में कर सकते. Second method. You know, the work done is change in kinetic energy. पहले उसके पास कुछ kinetic energy था. कितना था? हाफ एम वी स्क्वायर. भी कितना है? ओमेगा एल. बाद में क्या हो गया? जब एक्सिस पे आ गया वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब सारा काइनेटिक एनर्जी खो बैठा. कितना वर्क किया? F इंटू एल. नहीं. सो दी वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ऐसे भी हम लोग सीधे सीधे सोच सकते हैं. वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. दैट इज पहले काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम वी स्क्वायर. भी क्या था? ओमेगा एल का स्क्वायर माइनस फाइनली जीरो. तो वर्क डन इज दिस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर. ऐसे भी सोच सकते हैं. सोचने के लाखों तरीके हैं. कुछ बुक्स में ये क्वेश्चन दिया गया है. दे नीदर यूज दिस मेथड नॉर दे यूज दिस मेथड. दे यूज मेक यूज ऑफ इंटीग्रेशन. तो मुझे लगा कि बताना चाहिए व्हाई टू गो फॉर इंटीग्रेशन. वो ना इस मेथड में करते हैं ना इस मेथड में करते हैं. ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां पर m is moving on a smooth horizontal table in a circle of radius r. ये छोटा मास m है. कोई सर्किल ऑफ रेडियस r में घूम रहा है. टेबल में आपको एक छेदा दिख रहा होगा और उधर से वो थ्रेड आ रहा है. नीचे 2m झूल रहा है. इफ 2m इज एट रेस्ट फाइंड ओमेगा. 2m रेस्ट में है. क्या लिखेंगे? एज 2m is at rest, the tension in the thread must be equal to 2mg. But here जब वो घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? टेंशन दे रहा है. हियर अगर हम ये ब्लॉक की बात करेंगे, जो टेबल के ऊपर जो m है, तो उसके ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स है m ओमेगा स्क्वायर r. अंदर की तरफ है टेंशन. वेट और नॉर्मल रिएक्शन वगैरह तो है ही है. नहीं तो आप क्या कहोगे? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m अगर देखा जाए तो आप कहोगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m क्लियरली शोज कि t इज इक्वल टू mg. सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 मतलब t इज इक्वल टू mg. इधर को जो टेंशन है वो mg की बराबर. सॉरी t इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r. इधर का फोर्स को बराबर होगा. t ऑलरेडी मालूम है 2mg. सो आप कहोगे 2mg इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r. और यहां से ओमेगा मिल गया 2g बाई r का रूट ओवर ऑफ 2g बाई r.
सिंपल तो क्वेश्चन है, 1 मिनट में होने की लायक सारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यू मस्ट बी नोटिशन। क्वेश्चन तो बड़े बड़े खूंखार क्वेश्चन है, बट आई एम ट्राइंग टू स्क्रीन आउट दोज क्वेश्चंस जो 1 मिनट में बनेगा। ये मत सोचना कि हर चैप्टर का वेराइटी क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। जितने भी चैप्टर पढ़ा चुका हूँ उसके ऊपर और 100 क्वेश्चन दे सकता हूँ, जिसमें से एक भी आप नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन। मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है आपके लेवल की क्वेश्चन आप तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। A particle was projected with initial velocity u at an angle theta from ground. For the ground to ground projectile motion, find initial angular velocity about final striking point on ground. क्या इनिशियल फाइनल, थोड़ा ढंग से पढ़े। क्या दिया है, कोई पार्टिकल को जमीन से फेंका गया u स्पीड में थीटा एंगल में, वो गया ऐसे, आया ऐसे, गिरा यहाँ पे। About this point B, you want to find out angular velocity when it was at A. ये पूछा, अच्छा। बट बिफोर वी गो फॉर दैट, हमें देखना है कि सपोज यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, वो ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी में, l डिस्टेंस में है। पूछा है ये पार्टिकल का अबाउट दिस पॉइंट क्या है एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, उसको ये घूमता हुआ नजर कब आएगा, जब बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कौन सा कंपोनेंट के चलते ये घूमता हुआ नजर आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो खत्म। और क्या, क्या आपको ये डिस्टेंस मालूम नहीं है? हाँ सर, इसको तो कुछ कहते हैं आर या ऐसे कुछ कहते हैं, क्या ये आर है, दिस डिस्टेंस इज आर। अच्छा, u का कोई वर्टिकल कंपोनेंट है, हाँ है, u sin थीटा। तो आप क्या कहोगे, एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पे थोड़ा लिख देना जरूरी था, ओमेगा इज वी वाई बाई एल, वी वाई बाई एल। क्योंकि जो वी एक्स है ना, वो तो अलोंग दिस जा रहा है। अगर ये नहीं रहता, सिर्फ ये रहता, तो इसको लगता कि ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, जबकि ये कंपोनेंट के चलते इसको लग रहा है कि ये गोल गोल घूम रहा है। तो क्या है एंगुलर वेलोसिटी, वी वाई बाई एल। सिमिलरली बी पॉइंट में ये डिस्टेंस को हम रेंज कहते हैं। तो आप कहोगे एंगुलर वेलोसिटी अबाउट बी क्या हो जाएगा, बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, इट विल बी इक्वल टू u sin थीटा, it will be equal to u sin theta, the vertical component of u, that is this component, है ना, by r। क्या आपको r का फॉर्मूला मालूम नहीं है? यस। अगर हम इसको थोड़ा ऐसे लिखे, तो मैं थोड़ा दूसरे तरीके से लिखना चाहता हूँ। तो हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी अबाउट b इज नथिंग बट uy बाई रेंज। रेंज का फॉर्मूला आपको याद होगा, 2ux uy बाई g, 2ux uy बाई g। प्रोजेक्टाइल मोशन में बचपन में कभी हम ऐसे चीज पढ़े थे, अब भूल गए, बात अलग है। तो uy कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, इट इज कमिंग आउट टू बी g बाय 2ux, g बाय 2ux। So the angular velocity about b when it is at a is given by g by 2ux, मतलब g by 2u cos थीटा। ये वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है, बढ़िया। You try all your books, you will not get my questions, remember, nor you can get solutions of my questions anywhere in the net. There are many वो एप्स है ना, उसमें क्वेश्चन अपलोड करो, पटापट आंसर आता है। मेरा क्वेश्चन डाल के देखो, हाथ उठा देगा, बोलेगा अरे यार ये कौन है, ठीक है ना। वो लोग सब जो है, इट्स ए ग्लोसरी, इट्स ए कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, और वही क्वेश्चन सब आकाश विकास झकास आपस में जो है शेयर कर रहे हैं। जितने वाला वाली है सब आपस में शेयर कर रहे हैं। ये इसका ले रहा हो, कोई बॉल उछाल दिया, दूसरा बॉल के जगह बंदर उछाल दिया, है ना, यही सब। मेरा क्वेश्चन अपलोड करके देखो, यू नॉट गेट। कहने का मतलब है यू कैन मेक प्रैक्टिस फ्रॉम एनी बुक, एंड ये दावा है कि आप कोई भी बुक से कोई क्वेश्चन करोगे, ऐसा कोई थ्योरी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगा जो नहीं बताया गया है, ठीक है। सो डेवलप द एबिलिटी टू सॉल्व, नॉट टू नो द आंसर। आंसर जानना जरूरी नहीं है, एबिलिटी टू सॉल्व, सोचने की तरीका मालूम होना चाहिए, फंडामेंटल मालूम है तो बन गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। A particle is moving in a circle with angular velocity omega
अबाउट सेंटर, हाँ ऑब्वियसली अबाउट सेंटर घूम रहा है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट एनी पॉइंट P ऑन द सर्किल। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन। यहां पर कोई खड़ा है, उसको दिख रहा है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है, यहां पर कोई खड़ा है, उसको क्या दिखेगा एंगुलर वेलोसिटी? कहीं भी खड़ा है, एनी पॉइंट P, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी अगर कोई खड़ा है उसको क्या दिखेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बट यू नो एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलिए हम ऐसे करते हैं कि मानते हैं इस क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से देखो, बड़ा खतरनाक खूंखार क्वेश्चन है। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक बॉडी है जो पहले इस पोजीशन में था, कौन? दिस बॉडी। सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यहां से था, जब वो यहां से यहां पर गया, सपोज गया हो, ये एंगल कितना? थीटा। नाउ डी थीटा बाई डी टी क्या है? द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सी। नहीं, अच्छा अगर ये एंगल थीटा है तो थोड़ा प्यार से देखो, ये ओमेगा डैश गंदा दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। यस, तो क्या बता सकते हो इस केस में कि मैं थोड़ा इसको साफ करूं कचरा, हाँ ठीक, क्या बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? देखो ये एंगल थीटा है, नहीं तो ये एंगल, ये ट्रायंगल को देखिए, पीसीबी ट्रायंगल में ये एंगल अगर अल्फा होगा, ये एंगल भी अल्फा होगा, नहीं? अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा। 2 अल्फा इज थीटा, मतलब व्हाट इज दिस एंगल? थीटा बाई 2। क्या आपको समझ में आ रहा है? द एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। यस, मतलब जब पॉइंट सी में ये गया है थीटा, पॉइंट पी में गया है थीटा बाई 2, when angular displacement about C is theta, the angular displacement about P is theta by 2, तो ओमेगा C में एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा d थीटा बाई डी टी, दैट इज गिवन ओमेगा। ऐसा दिया गया है कि ये एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सेंटर इज ओमेगा। पूछा है एंगुलर वेलोसिटी अबाउट p, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट p कैसे निकालेंगे? एंगुलर वेलोसिटी अबाउट p इज रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अबाउट p, rate of change in angular displacement about P। yes, तो आप कहोगे ओमेगा P कितना होगा? it is d by dt of angular displacement about P। about P क्या था? थीटा बाई 2, so it is d by dt of half theta, that is same as हाफ बाहर ले लो, d थीटा बाई dt is ओमेगा, so it is ओमेगा बाई 2। तो सर्कमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट में खड़े रहोगे आपको लगेगा कि उसका एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा बाई 2। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, नया है लेकिन करना तो पड़ेगा। फाइंड रेंज ऑफ u फॉर विच द थ्रेड ऑफ पेंडुलम गेट्स स्लैकेंड। अच्छा, ये थ्रेड है, कोई पेंडुलम है, धक्का दिया, बताओ u का वैल्यू क्या होने से ये थ्रेड स्लैक हो जाएगा? थ्रेड स्लैक हो जाएगा u का क्या वेलोसिटी होने से? ये एक पेंडुलम है, कितना देने से u का वैल्यू? ये थ्रेड स्लैक हो जाएगा। चलिए मिनिमम वेलोसिटी क्या देना है नीचे, थोड़ा सोचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कितना मिनिमम वेलोसिटी देंगे कि थ्रेड स्लैक हो जाएगा? मान लो बहुत ही कम वेलोसिटी दिए, सोचो बहुत ही कम वेलोसिटी दिए तो जाएगा ऐसे, ऐसे आएगा। क्या थ्रेड टाइट रहा कि लूज हो गया? टाइट है।
चलो और बढ़ाते हैं वेलोसिटी, और थोड़ा बढ़ाए, ये गया, ये आया, अभी थ्रेड टाइट है, और बढ़ाया, ये गया, ये आया, अभी थ्रेड टाइट है। अब अगर इससे भी थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो ये क्या होगा, इससे ऊपर जाएगा, लेकिन अगर वेलोसिटी स्लो हो गया तो पैराबोलिक पाथ करके गिर जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, तो मतलब यहां तक पहुंचने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए उससे ज्यादा होना जरूरी है। अच्छा, यहां तक पहुंचने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए उससे ज्यादा होना जरूरी है, तो आप क्या कहोगे? ये इससे ज्यादा होना जरूरी। तो पहले देखते हैं कि यहां से यहां तक जाने के लिए क्या वेलोसिटी चाहिए। सॉल्यूशन लिखते हैं। वैल्यू ऑफ u टू मूव फ्रॉम a टू b क्या हो जाएगा, इज गिवन बाय a टू b जाएगा, काइनेटिक एनर्जी लेके जाएगा, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बनेगा हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू mgl। l क्या है, हाँ l तो l है, ठीक है। मतलब क्या वेलोसिटी चाहिए, रूट ओवर ऑफ 2gl। इतना वेलोसिटी देंगे तो यहां तक पहुंचेगा, इससे कम वेलोसिटी देंगे नीचे ही झूलेगा, थ्रेड टाइट रहेगा। तो उसको स्लैग करने के लिए वेलोसिटी u से ज्यादा होना जरूरी है। लेकिन सोचो तो, अगर बहुत ज्यादा हुआ, रूट ओवर ऑफ 5gl हो गया, वो तो घूम के आ जाएगा, फिर से थ्रेड टाइट रहेगा। मतलब u का वैल्यू रूट ओवर ऑफ 2gl से ज्यादा होना चाहिए यहां तक पहुंचने के लिए, सॉरी रूट ओवर ऑफ 2gl से ज्यादा होना चाहिए थ्रेड को स्लैग करने के लिए, लेकिन रूट ओवर ऑफ 5gl से कम होना चाहिए, क्योंकि रूट ओवर ऑफ 5gl होगा तो थ्रेड रिमेनिंग टाइट, इट विल बी मूविंग इन ए वर्टिकल सर्किल। समझ में आया क्या? तो रिक्वायर्ड रेंज ऑफ u फॉर slackening the thread, slackening the thread is u should be greater than root over of 2gl and should be less than root over of 5gl। क्या मैं समझा पा रहा हूं? Is it understood? Yes। 2gl से कम होगा तो नीचे नीचे घूमेगा, रूट ओवर ऑफ 2gl से होगा तो थ्रेड विल रिमेन टाइट, रूट ओवर ऑफ 5gl या उससे ज्यादा हुआ तो फिर तो घूमते रह जाएगा और टाइट रहेगा थ्रेड। 2gl से और 5gl के बीच में ही ये स्लैक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर कोई एक बॉब है, इसका लेंथ L है और ये लेंथ भी L है, u स्पीड में कोई चीज को फेंका गया, बताओ u क्या होना चाहिए कि घूम के आ जाएगा। अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बताओ यहाँ पे क्या वेलोसिटी होना जरूरी था, मिनिमम v एट हाईएस्ट पॉइंट, मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। क्या आपको याद है कम से कम क्या वेलोसिटी होने से नहीं गिरेगा ये? हाँ सर याद था, हम याद है नहीं बोलते आजकल, याद था मतलब कभी हम ज्ञानी थे, अब भूल गए, बात अलग है। रूट ओवर ऑफ 2gl है, ठीक है। आजकल किसी को पूछो याद है, बोलते हाँ याद था, मतलब ऐसा नहीं कि मालूम नहीं, मालूम था। क्या हुआ, रूट ओवर ऑफ gl। अब बताओ a से b तक जाएंगे तो पूछा है मिनिमम u, तो सिंपल है, a टू b मोशन में जो गेन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mu स्क्वायर देके छोड़ोगे, ऊपर पहुंचते पहुंचते हाफ mu स्क्वायर हो जाएगा, तब तक पोटेंशियल एनर्जी गेन किया है mgl। ओ m तो हो गया, और v स्क्वायर इज आल्सो gl, तो u is coming root over of 3gl। yes, the minimum velocity required here is root over of 3gl। तभी root over 3gl में फेंकेंगे वो सीधे जाएगा b पे आके गिरेगा। Find minimum u for which the bob projected from a
strikes B, length of thread is L, मतलब यहां से फेंके फुर्र करके आएगा, इधर गिरा। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो ऐसा ऐसा करते रहेगा, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन है तो ऐसा ऐसा करता रहेगा, ठीक है। ताकत है तो कभी निकालना। यहां से यहां तक आने के लिए कितना समय लगेगा? ओपन चैलेंज टू एनीवन, रेफर नेट, एनीथिंग। यहां से कोई चीज को छोड़ दिया गया और यहां पर आके पहुंचा, कितना टाइम लगेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। ये चीज को यहां से छोड़ दिया कि यहां पे पहुंचे, कुछ टाइम लगेगा ही नहीं लगेगा? यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा? निकाल के बताओ, दम है तो। whoever is watching, नेट में डालो, किस में डालो, नहीं बनेगा तो मेरे पास आओ, हम बताते हैं कैसे होगा, ठीक है। कितना समय लगेगा? सिंपल सा। एनीवे, लेट अस सी 25. A cyclist is taking a turn on a car track. What maximum angle he can make with the vertical depends on. देखो भाई, ये अगर साइक्लिस्ट ऐसा टेढ़ा हो गया है कहीं टर्निंग लेते वक्त, तो बताओ, आप बताओ कि वो साइक्लिस्ट कैसे ट्रैक में जा रहा है? ऐसा वाला ट्रैक में, या ऐसा वाला ट्रैक में, या ऐसा वाला ट्रैक में? सर ऐसा जा रहा है, ऐसा टेढ़ा है, मतलब स्पिरिचुअल आदमी है, थोड़ा सा स्पिरिट डाला है अंदर ने, नहीं तो सीधे रास्ते में से टेढ़ा क्यों होगा? मतलब इन दोनों में से कुछ होगा। इन दोनों में से कौन सा होगा बता? कौन सा रास्ते में वो जा रहा होगा ऐसा टेढ़ा है? तो ए, बी और सी। बी में होगा, बी में होगा, क्योंकि वो अंदर की तरफ टेढ़ा होता है। चलिए, आपको समझ में आ गया, मतलब यहाँ का ट्रैक कुछ ऐसा है, अंदर की तरफ टेढ़ा हो गया। कितना एंगल टेढ़ा होता है? सपोज वो थीटा एंगल को टेढ़ा हो गया, तो आप कहोगे tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। तो जितना ज्यादा v उतने ज्यादा थीटा, बट tan थीटा मैक्स कहेंगे तो हम कहेंगे v मैक्स का स्क्वायर बाई आर जी। क्या आपको मालूम है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ व्हिच ही कैन मूव? रूट ओवर म्यू आर जी। तो v मैक्स का स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा? ये इट इज कमिंग आउट टू बी म्यू। इसका मतलब थीटा मैक्स किसी दूसरे चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। थीटा मैक्स डिपेंड्स ओनली ऑन म्यू, किसी दूसरे चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। वो अपने आप को कितना मैक्सिमम टेढ़ा कर सकता है, वो सिर्फ म्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और डिपेंड करता और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चलिए अगला क्वेश्चन। A particle starts moving in a horizontal circle with angular acceleration alpha. Find after what time its linear acceleration makes 45 degree with the velocity. Oh, कितना बंदा मस्त क्वेश्चन दिया है। कौन बना ये क्वेश्चन? ओह, मैं ही बनाया। तो ठीक है, यहां से कोई पार्टिकल चलना शुरू किया, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन में चलना शुरू किया, बोला कि t सेकेंड के बाद, आफ्टर व्हाट टाइम, अच्छा कितनी समय के बाद, जब वो यहाँ पे होगा, ऐसे जा रहा होगा, उसका एक्सीलरेशन इसके साथ 45 डिग्री करेगा। कितनी समय के बाद? अच्छा ठीक है, चलो पहले देखते हैं। आफ्टर t seconds, after t seconds a net is or makes 45 डिग्री with v। ये दिया गया है, थोड़ा ध्यान से सोचो, यहाँ सोचने वाली चीज है, ध्यान से सोचा जाए। कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा है, जब वो इधर से जा रहा है, क्योंकि उसका एंगुलर एक्सीलरेशन है, एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू r गिव्स यू अ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो पक्का इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, और क्योंकि कुछ एंगुलर एक्सीलरेशन है तो कुछ रेडियल एक्सीलरेशन भी है, और ये दोनों का जो रिजल्टेंट है, वो दोनों का रिजल्टेंट होता है नेट एक्सीलरेशन। हाँ, आई मेक यूज ऑफ parallelogram law to show that the resultant acceleration, the net acceleration is something like this. This angle is 45 degree. मतलब
ये दोनों बराबर होंगे, टैंजेंशियल एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन आर सेम, है कि नहीं? दोनों बराबर होंगे तभी बीच में जाएगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा स्क्वायर आर और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये जो रेडियल एक्सीलरेशन है और जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। ये 45 है तो ये भी 45 है। रिजल्टेंट इज इक्वल इंक्लाइन टू बोथ ऑफ देम, मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेडियल एक्सीलरेशन। सिंपल है। पूछा कितनी समय के बाद, क्या ये 45 डिग्री करेगा वेलोसिटी के साथ? अरे भूल जाओ उसको। कितनी समय के बाद टेंजेंशियल एक्सीलरेशन रेडियल एक्सीलरेशन के बराबर होगा? समझ में आया क्या? कितनी समय के बाद टेंजेंशियल एक्सीलरेशन रेडियल एक्सीलरेशन के बराबर होगा, ये पूछा गया है। ओ, तो बात सिंपल हो गया। चलिए t सेकेंड बाद निकालते हैं। that is radial acceleration is equal to tangential acceleration. अच्छा, after t seconds what is angular velocity? alpha into t, नहीं? तो रेडियल एक्सीलरेशन कितना है भैया? ओमेगा स्क्वायर आर से रेडियस दिया है क्या? हाँ, रेडियस वगैरह दिया नहीं, चलो ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, यू नो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज अल्फा इनटू आर। यस, सो ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू अल्फा इनटू आर इंप्लाइज ओमेगा इज, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या था? अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इज इनटू आर। ये आर तो गया दोनों तरफ से, क्यों बार बार इसको लिखे? चल भाई, तो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, मतलब टी कितना है? टी इज 1 बाय रूट अल्फा। देखो, आफ्टर हाउ मच टाइम द पार्टिकल विल मूव एट एन एंगल 45 डिग्री टू द वेलोसिटी? आफ्टर ए टाइम इक्वल टू 1 बाय रूट अल्फा। क्या बात समझ में आ रहा है? फिर से चाहिए किसी को? हो गया? शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? हो गया क्या? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27. A particle is moving in a horizontal circle inside a hemispherical ball. Find kinetic energy. कितना सिंपल है। अच्छा, ये अगर हमें h मालूम है, ये अगर रेडियस मालूम है, तो क्या आप बता सकते हो कि ओमेगा क्या है? ओमेगा इज g by h, नहीं, इट वाज g by h का रूट ओवर h क्या है? r cos थीटा, सो इट इज g by r cos थीटा का रूट ओवर। ये हम देख चुके हैं पहले से, कोनिकल पेंडुलम का रिप्लिका केस है, बताए थे। The angular velocity will depend only on the vertical height of point of suspension above the center of the circle. अच्छा, तो फिर पूछा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv क्या है? ओमेगा इनटू आर। अच्छा, इसको स्मॉल आर कहो, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। आर कितना है? स्मॉल आर, इट इज आर साइन थीटा। डालें, इट इज हाफ एम, ओमेगा स्क्वायर हो गया जी बाय आर कॉस थीटा। आर स्क्वायर क्या हो गया? आर स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बस आपकी आंसर आपके सामने है। कंपैक्ट बनाइए, लिखिए इसको, क्या आ रहा है ये? इट इज कमिंग आउट टू बी, it is coming out to be, क्या रहा है? it is coming out to be equal to mgr sin square theta by 2 cos theta। is it understood? क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये नेक्स्ट क्वेश्चन
On a smooth horizontal floor, a particle of mass m attached to a spring of constant k is moving in a horizontal circle with omega radian per second. If natural length of spring is L, find elongation in string. कितना सिंपल है। कोई स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ L है, उसके साथ लगा के कोई एक ब्लॉक मास m को होरिजेंटल सर्किल में घुमा रहे हैं, पूछा है इसका बताओ एलोंगेशन कितना है। तो बताओ जब भी हम कोई चीज को सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं, पक्का उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर है, और उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यहाँ पर दिस पर्टिकुलर केस में व्हाट इज दैट फोर्स व्हिच इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? कौन है वो फोर्स? स्प्रिंग का फोर्स है? नहीं, तो हम कहेंगे हियर स्प्रिंग फोर्स। अच्छा पहले लिख लेते हैं, लेट elongation is x। तो आप कहोगे स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कितना है? अगर एलोंगेशन x हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स इज kx। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है कोई मास m, तो हम कहेंगे m ओमेगा स्क्वायर r। व्हाट इज द रेडियस हियर? रेडियस कितना है? इसका नेचुरल लेंथ कितना दिया है? L, और एलोंगेशन हुआ है x, सो इट इज L प्लस x। हुआ क्या? अब यहां से हमारा काम निकल गया। x निकालना था वो तो आप निकाल लोगे। x कैन बी वेरी इजीली फाउंड, तो आप ले आओ kx प्लस, इसको इधर ले आओ, माइनस करो, kx माइनस m ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L, और x इज m ओमेगा स्क्वायर L बाय k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। ये आपको समझ में आना जरूरी है। क्या चीजें समझ में आ रहा है? बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट, यहां पर कोई ब्लॉक फिसलने लगा। A block of mass 4 kg slides from A on a smooth track. Find the normal reaction at point P. P में पहुंचेगा तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? हो ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन पूछा है तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम करना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम करना पड़ेगा तो उसमें हमें एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ स्यूडो फोर्स को दिखाना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स को दिखाने के लिए यहाँ पर स्पीड जानना जरूरी है, mv²/r करेंगे। अच्छा ठीक है, तो स्पीड पता करते हैं। चलिए पहले पता करते हैं A to P मोशन में, यहां से यहां तक आने में कुछ पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है, तो जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है दैट इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जब वो यहाँ पे पहुंचा तब उसका वेलोसिटी क्या है? सपोज इट इज v, तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ हाफ mv², लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी mgh। ये 5 मीटर है, ये 1 मीटर है, सो mg 5 - 1 that is 4 meters। so 4 meter into g 40 into 2 is 80, और v is √of 80 meter per second। ये बात है, ठीक है। चलिए पता करते हैं what is the normal reaction here। to know the normal reaction we draw the free body diagram। you see this is what is the block, what are the forces acting, there is a normal reaction, that is what we wanted to calculate। there must be a weight in the downward direction, it is moving up, so there must be a centrifugal force। कितना? mv²/r, r is equal to 1 meter, you see है ना। तो आप क्या कहोगे? the block is not in equilibrium, क्योंकि वो ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकता है, तो हम कहेंगे it is in partial equilibrium। sigma fx is equal to 0 gives n is equal to mv²/r, और mv²/r क्या हो गया? m is 4 kg, v² is 80,
R is 1 meter, so it is 320 Newton. The normal reaction is 320 Newton. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? 4 kg का ब्लॉक था, हाँ हो गया 320 न्यूटन। इजी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन देखो 1-1 मिनट में बनने की लायक है। आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बन गया आपका सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A force F starts pulling a bit of mass m in a circular track of radius r. Find at what rate the angular velocity starts increasing. Oh. Angular velocity किस रेट में बढ़ रहा है? You have to find out rate of change in angular velocity. Rate of change in angular velocity. ये पूछा गया है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? What is this quantity is called? It is called angular acceleration. Alpha. What is that again? It is tangential acceleration by r. By r. क्योंकि हमें मालूम है a is equal to alpha r. Tangential acceleration by r. यहाँ पर r छोटा r दिया है, बुरा मान जाएगा, छोटा r ले ली। Tangential acceleration is tangential force by mass, और पहले से तो r था ही। Tangential force मतलब component of force in this direction, यही है tangential force। तो आप कहोगे tangential force is F cos theta by m into r. This is the rate at which the angular velocity is increasing. क्या बात समझ में आ रहा है? बड़े कंजूस लोग हो तुम लोग। मैं 25 बार पूछता हूँ, तुम लोग एक बार बोलते हो, भी एक, बाकी लोग बोलते हैं चलो तो बोल दिया मेरे लिए। कभी ऐसे हुआ है मिठाई बन रहा है, वो खा लिया मेरे लिए, मैं क्या खाऊं इसे बोले? नहीं, मेरे को भी चाहिए ना, उसको तो इंटरेस्ट मिल गया, मेरे को क्या चाहिए हो गया। ऐसे कभी हुआ है? नहीं, मेरे को भी चाहिए, है कि नहीं? ऐसा होता है, वो सब चीजों में मेरे को चाहिए। हाँ चलिए, F cos theta by mr। नेक्स्ट क्वेश्चन, और है कि नहीं है? वाओ, यहाँ पर क्या हुआ है? एक स्पॉटलाइट है जो रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फाइंड स्पीड ऑफ लाइट स्पॉट ऑन फ्लोर एट द इंस्टेंट शोन। देखो यहाँ पर कोई एक स्पॉटलाइट लगा है, ऐसे घूम रहा है, एंगुलर स्पीड ओमेगा में घूम रहा है। तो जैसे ही घूम रहा है ये लाइट स्पॉट भाग रहा है, पूछा है बताओ उसका वेलोसिटी क्या होगा एट दिस पोजीशन, जब ये थीटा एंगल कर चुका है। जब ये थीटा एंगल कर चुका है, बताओ इसका वेलोसिटी क्या है? +2। हाँ सर कैसे करें, लेकिन हमें पूछा है स्पीड और या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। 30 सेकंड के बाद मान लो यहां से यहां तक गया, एंड व्हेन इट इज हियर वी वांट टू नो व्हाट इज dx by dt। ओके, 8b आप कहोगे x by h is tan थीटा, मतलब द डिस्प्लेसमेंट इज h tan थीटा। यहाँ पे क्या वेरिएबल है? थीटा, क्योंकि घूम रहा है तो थीटा बदल रहा है। तो v जो स्पीड है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब h बीइंग ए कांस्टेंट, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होगा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या आपको मालूम है कि ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा होता है? Yes, sir. ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा by dt। What does this d theta by dt represent? The rate of change in angular displacement. कब? When it is at b. What does that represent?
the angular velocity. So it becomes omega is sec square theta. So when it is at a distance x from here, the angular velocity is omega h sec square theta. अच्छा सही है कि गलत है कैसे पता चलेगा? चेक करने के भी तरीका होना चाहिए. When theta is 0, when theta is 0, particle is here. Theta is 0 तो क्या हो जाएगा? sec 0 is 1. एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर लिनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू एच. हाँ, क्योंकि सर्कुलर पाथ में जा रहा है. समझ में आ रहा है क्या? The velocity when it is at a distance x is given by omega h sec square theta. क्या ये सारा चीज आपको समझ में आया? यस सर. बढ़िया है. तो मैं कुछ कोशिश किया हूँ आप लोगों को वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन देने के लिए. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि मैं सिमिलर या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हार्डली एक दो ठो ही दिया हूँ. बाकी सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे. आई डोंट थिंक इसके बियॉन्ड कोई कंसेप्ट आपको मिलेंगे. हाँ, अगर हायर लेवल के क्वेश्चन 2 मिनट वाला क्वेश्चन बने तो मिलेंगे, 1 मिनट वाले क्वेश्चन में नहीं मिलने वाले. ठीक है, तो आप सब क्वेश्चन को ट्राई करिए और हो सके तो आखिरी क्वेश्चन, हो सकता है कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस आता है ना, लगता है कि हाँ हमें अब सब कुछ आता है. जस्ट टू अवॉइड दैट ओवर कॉन्फिडेंस एक क्वेश्चन देता हूँ और उसको बताना. यहाँ पे कोई एक थ्रेड है ऐसा, इसके साथ लगा है कोई बॉब जिसका लेंथ L है. ये क्या? दिस इज ए नेल ऑन दी वॉल. वॉल पे कोई कांटी ऐसे ठोक दिया है, ऐसे थ्रेड लगा है, छोड़ देंगे तो ऐसे आएगा. अब ये जो नेल A है उससे थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा क्या, कुछ सब्सटेंशियल नीचे, मान लो यहाँ पे दूसरा कांटी में फंसा के रखा हूं वॉल पे. ये B है दूसरा कांटी. अब ये जब आएगा आके यहाँ पर फंस जाएगा. पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ x फॉर विच ये जो थ्रेड है ये कांटी में उन हो जाएगा घूमते घूमते, क्योंकि वर्टिकल साइकिल में घूमेगा तो पूरा का पूरा थ्रेड इसके चारों तरफ आ जाएगा. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x. क्योंकि मैक्सिमम के लिए तो हम कहेंगे कि इसको अगर पूरा L डिस्टेंस से थोड़ा सा कम रखेंगे. ये जो थ्रेड आया मान लो यहाँ पर आया तो यहाँ पर कांटी फंसा होगा तो तुरंत घूम जाएगा, ये सबको मालूम. हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ x. चलिए थोड़ा लिखते हैं क्वेश्चन को, आप लोग ट्राई करोगे. थोड़ा सा ट्राई करने से पता चलता है कि हम लोग कितना किए हैं. इन फिगर शोन A and B are two pegs mounted on a wall along same vertical line. Find minimum value of x for which the bulb released from A gets wound around B. ये B में घूम जाएगा. मिनिमम वैल्यू ऑफ x चाहिए जिसके चलते ये B में घूम जाएगा. अब ये मत सोचना कि साथ दे रहे हैं तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहे होगा. ये भी एक 1 मिनट वाला क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये B के चारों तरफ घूम जाएगा. x का मिनिमम वैल्यू क्या है? डाटा आपको क्या दिया है कि थ्रेड को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से गिराया गया और ये लेंथ L है. मतलब योर आंसर विल बी ओनली इन टर्म्स ऑफ L, देयर विल बी नो अदर थिंग. ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास. तब तक के लिए जय हिंद.